नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर सारा ध्यान चार्ट्स पर, स्ट्रैटेजीज पर और वो फैंसी सॉफ्टवेयर पर होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस अनदेखे मैदान की जहां असली खेल होता है। मेरा मतलब है ट्रेडर का अपना दिमाग। हमारे सामने एंड्रयू अजीज की किताब मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ खास हिस्से हैं और ये सीधे असली ट्रेडर्स के अनुभवों से निकले हैं। ये किताब एक बड़ा जरूरी सवाल उठाती है, क्या ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक का खेल है या फिर एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसे जीतना शायद ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है, कह सकते हैं। हम अजीज की किताब और उसमें दी गई कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे दिमाग का कितना बड़ा रोल है। कौन सी मानसिक चुनौतियां हैं जो बार बार सामने आती हैं और उनसे निपटने के क्या रास्ते सुझाए गए हैं। इसे सिर्फ एक ज्ञान की तरह नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के लिए एक तरह का मानसिक किला बनाने की प्रक्रिया की तरह देख सकते हैं। तो चलिए इस किले की पहली ईंट रखते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग का असली स्वभाव। किताब की पहली और मुझे लगता है सबसे बुनियादी बात यह है कि ट्रेडिंग कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसका मतलब है कि यहाँ सोच भी एक मालिक वाली, एक उद्यमी वाली चाहिए। सही कहा। यहाँ आप ही सीईओ हैं, आप ही कर्मचारी, और आप ही अपने हर नफे नुकसान के जिम्मेदार हैं। कोई बॉस नहीं है बताने वाला कि क्या करना है क्या नहीं। किताबी इसी से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल पूछती है कि आप स्वतंत्र रूप से, मतलब बिना किसी सहारे के दबाव में फैसले ले सकते हैं। जनरल जॉर्ज पैटन का उदाहरण दिया गया है। वो शानदार सेनापति थे, पर शायद स्वतंत्र कमान संभालने के लिए सही नहीं माने गए। ट्रेडिंग में आपको लगातार अकेले ही फैसले लेने होते हैं, और ये फैसले तेजी से लेने पड़ते हैं ना, खासकर जब बाजार में उथल-पुथल हो। लूप, मतलब ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट जैसी तकनीक काम आती है, जिसे अमेरिकी एयरफोर्स कर्नल जॉन बॉयड ने विकसित किया था। इसका सार है, पहले हालात को देखो, ऑब्जर्व, फिर बिना किसी पूर्वाग्रह के स्थिति को समझो, ओरिएंट, उसके आधार पर फैसला लो, डिसाइड, और फिर उस पर अमल करो, एक्ट। ये कंफ्यूजन की स्थिति में भी लॉजिकली सोचने में मदद करता है। अच्छा, ये बिजनेस वाला नजरिया अपनाने के साथ साथ एक और कड़वी सच्चाई है जो स्वीकार करनी पड़ती है कि यहाँ हारना खेल का हिस्सा है, रोजाना। इसे पर्सनल लेना बंद करना होगा। हाँ, और ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किताब में आर्मिन नाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कहानी है। सोचिए, 23 साल तक उसे ट्रेनिंग मिली कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जीरो एरर, क्योंकि एक चूक का मतलब तबाही हो सकता था। अब वही व्यक्ति ट्रेडिंग में आता है, जहां नुकसान होना मतलब तय है। उसके लिए ये मानना, ये स्वीकार करना लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग परफेक्शन पर बेस्ड थी। ये परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारा पिछला अनुभव या हमारा स्वभाव ट्रेडिंग के आड़े आ सकता है। ये बात संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी की अहमियत को भी सामने लाती है। बिल्कुल, यहीं पर वो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम का जिक्र दिलचस्प हो जाता है। हाँ, वो 3 दरवाजों वाला। हाँ, जो दिखाता है कि हमारी सहज बुद्धि, हमारी इंट्यूशन अक्सर संभाव्यता के मामले में कैसे गलत हो सकती है। संक्षेप में, अगर 3 दरवाजों में से एक के पीछे कार है और आप एक चुनते हैं, फिर होस्ट एक बकरी वाला दरवाजा खोल देता है, तो बचे हुए दूसरे दरवाजे पर स्विच करने से आपके जीतने की संभावना 13 से बढ़कर 2-3 हो जाती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब 50-50 चांस है, लेकिन गणितीय रूप से स्विच करना बेहतर है। ये ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा सबक है कि जो पहली नजर में सही लगे, जरूरी नहीं कि वही लॉजिकली भी सही हो। और ये भी याद रखना होगा कि ट्रेडिंग एक माइनस सम गेम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये खेल थोड़ा सा आपके खिलाफ झुका हुआ है, सिस्टम की वजह से। हर ट्रेड पर लगने वाली ब्रोकरेज फीस, स्प्रेड वगैरह, ये सब सिस्टम से पैसा बाहर निकालते रहते हैं। तो जीतने वालों को कुल मिला के उतना नहीं मिलता जितना हारने वाले गमाते हैं। ये जानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि लगातार मुनाफा कमाने के लिए आपको बाजार के साथ साथ इन कॉस्ट्स को भी हराना है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, संभाव्यता का खेल है और इसमें नुकसान स्वीकार करना सीखना होगा। लेकिन वो कौन सी आम गलतियां हैं जो ट्रेडर्स अपने मनोविज्ञान के कारण करते हैं? किताब कुछ खतरों के बारे में बताती है ना? हाँ, कुछ आम मनोवैज्ञानिक गड्ढे हैं जिनमें ट्रेडर्स अक्सर गिर जाते हैं। पहला है एवरेजिंग डाउन, मतलब जब कोई स्टॉक नीचे गिर रहा हो तो और खरीदना, इस उम्मीद में कि भाव जरूर वापस आएगा और मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। मैट की कहानी याद है, जिसने .com बबल के दौरान यही किया था? बिल्कुल, वो एक मजबूत स्टॉक को शॉर्ट करने पर अड़ा रहा
और जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया वो अपनी पोजीशन बढ़ाता गया। नतीजा $20,000 के अकाउंट पर 5,000 का नुकसान। ये उम्मीद पर आधारित ट्रेडिंग थी, विश्लेषण पर नहीं। ये खतरनाक जाल है सच में। दूसरा गड्ढा है रिवेंज ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नुकसान के बाद गुस्से और हताशा में आकर बाजार से बदला लेने की कोशिश करना। रॉबर्ट की कहानी है, जो एक काबिल ट्रेडर था। एक दिन उसे शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने गुस्से में आकर दनादन 20 ट्रेड कर डाले, जिनमें से सिर्फ 2 में उसे फायदा हुआ। उसने बाद में खुद माना, मैंने एक नशेड़ी की तरह ट्रेड किया। ये दिखाता है कि भावनाएं कैसे आप पर हावी हो सकती हैं और सारे नियम ताक पर रखे जा सकते हैं। और शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला खतरा फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे वो ट्रेड तो भागा जा रहा है, मैं रह गया। हाँ, ये बहुत आम है। दूसरों को पैसा बनाते देख बिना अपनी रिसर्च या स्ट्रैटेजी के बस चलती ट्रेन में कूद पड़ना। पीटर की कहानी तो चौंकाने वाली है। उसने क्रिप्टो करेंसी में $70,000 कमाए, जो शानदार था, लेकिन फिर उसे लगा कि वो और बड़े मुनाफे से चूक रहा है और इसी फोमो के चक्कर में उसने वो सारी कमाई गंवा दी। ओहो। ये कहानी एक अहम बात सिखाती है। अक्सर सबसे बड़ा नुकसान बड़े मुनाफे के बाद होता है। वो जो सफलता का नशा है ना, वो फोमो को जन्म देता है और तर्क को किनारे कर देता है। 2017 का वो लॉन्ग आइलैंड आइस टी वाला किस्सा भी तो फोमो का क्लासिक उदाहरण है। हाँ, वो दौर ही कुछ ऐसा था। कंपनी ने सिर्फ अपना नाम बदलकर लॉन्ग ब्लॉकचेन कॉर्प रखा और शेयर एक ही दिन में 500% उछल गया। बस नाम बदलने से? हाँ, क्यों? क्योंकि उस समय ब्लॉकचेन शब्द चर्चा में था। ये दिखाता है कि बाजार में भीड़ किस तरह बिना सोचे समझे भाग सकती है। तो ये सारी भावनाएं, डर, लालच, गुस्सा, बदला, फोमो, ये ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे कैसे निपटा जाए? किताब में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर का जिक्र है, जो खुद साइकियाट्रिस्ट और ट्रेडर हैं। डॉक्टर एल्डर एक दिलचस्प सुझाव देते हैं। कभी-कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मतलब AA मीटिंग में जाकर सुनना। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर शराबी हैं, बल्कि इसलिए कि व्यसन, एडिक्शन के जो पैटर्न होते हैं, जैसे इनकार करना, तर्कहीन व्यवहार करना, नियंत्रण खो देना, और उनसे उबरने के तरीके, जैसे समस्या को स्वीकार करना, एक हायर पावर पर भरोसा करना जो यहाँ नियम या सिस्टम हो सकता है, दूसरों से मदद लेना, ये सब ट्रेडिंग की बुरी आदतों को समझने और उन पर काबू पाने में मददगार हो सकते हैं। पहला कदम हमेशा प्रॉब्लम को मानना ही होता है। तो इन भावनाओं और बुरी आदतों से लड़ने के लिए ट्रेडर को मजबूत बनना होगा। यहीं पर लचीलेपन, रेजिलियंस की बात आती है ना? बिल्कुल। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें रोज उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, नुकसान होते हैं। टिके रहने के लिए लचीलापन चाहिए। रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को इतना बड़ा बनाया, उनकी कहानी से एक दमदार बात निकलती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दुनिया में कोई भी चीज़ दृढ़ता की जगह नहीं ले सकती। सिर्फ टैलेंट या जीनियस होना काफ़ी नहीं है। डेव मस्टेन, मेगाडेथ वाले, और पीट बेस्ट, जिन्हें बीटल से निकाला गया था, उनकी कहानियां भी तो यही दिखाती हैं। दोनों को उनके बैंड से निकाला गया, जो एक बहुत बड़ा झटका था। मस्टेन ने वापसी की, नया बैंड बनाया और सफल हुए। बेस्ट कहीं खो गए। ये लचीलेपन का फर्क है। इसे सीखा जा सकता है। मॉर्गन स्टेनली का 911 का उदाहरण देखिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में उनके हजारों कर्मचारी थे। जब पहला प्लेन नॉर्थ टावर से टकराया, उन्होंने तुरंत सबको बाहर निकालना शुरू कर दिया, अपनी ट्रेनिंग और अभ्यास के अनुसार। जब 16 मिनट बाद दूसरा प्लेन सीधे उनके टावर में घुसा, तब तक उनके ज्यादातर लोग निकल चुके थे। अच्छा। ये उनकी तैयारी और अभ्यास का नतीजा था, जिसने उन्हें उस भयानक संकट का सामना करने की क्षमता दी। तो लचीलापन बनाने के तरीके क्या हैं? किताब में कुछ सुझाव हैं? हाँ, कई तरीके हैं। पहला, हार से सीखना। दूसरा, मुश्किल हालात में भी कोई अर्थ या उद्देश्य खोजना, जैसा विक्टर फ्रैंकल की मीनिंग थेरेपी सिखाती है, जिसका मूल सिद्धांत है कि जीवन में अर्थ ढूंढना सबसे बड़ी प्रेरणा है, खासकर दुख में। तीसरा, अपनी भावनाओं और अनुभवों को लिखना। जेम्स पेनीबेकर का शोध है एक्सप्रेसिव राइटिंग, जिसमें पाया गया कि लिखने से मानसिक बोझ हल्का होता है और चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखना और भी ज्यादा स्मार्ट है। लचीलेपन के साथ साथ एक जीतने वाली मानसिकता, एक विनिंग माइंडसेट बनाना भी जरूरी है। किताब में वेल्दी ट्रेडर्स की 20 आदतें जैसी लिस्ट का जिक्र है। उसमें से कुछ खास आदतें क्या हैं?
उस लिस्ट में कई अच्छी बातें हैं, जैसे आदत नंबर 1, जीतने वाले ट्रेड को चलने देना और हारने वाले से जल्दी निकल जाना। सुनने में आसान लगता है पर करने में मुश्किल है। बिल्कुल। आदत नंबर 2, सही होने से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, यानी अपनी ईगो को बीच में ना आने देना। और आदत नंबर 4, हर ट्रेड में घुसने से पहले पता होना चाहिए कि कहाँ निकलना है, चाहे फायदा हो या नुकसान। ये सब एक अनुशासित और पेशेवर रवैया दिखाते हैं। ठीक है, तो लचीलापन और सही मानसिकता अहम है, लेकिन रोजमर्रा की ट्रेडिंग में खुद को इन मनोवैज्ञानिक खतरों से बचाने के लिए ठोस कदम क्या उठाए जा सकते हैं? यहीं पर नियमों की बात आती है ना? बिल्कुल। अगर आप मानसिक किले की बात कर रहे हैं तो नियम उसकी दीवारें और पहरेदार है। किताब इस पर बहुत जोर देती है। नियम बनाओ और उनका सख्ती से पालन करो। काइल K29 नाम के सदस्य का एक डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान का उदाहरण दिया गया है। इसमें सब कुछ पहले से तय है। रोज कितना मुनाफा कमाना है, डेली प्रॉफिट टारगेट, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेलना है, डेली मैक्सिमम लॉस, हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है, रिस्क पर ट्रेड। ये एक रोड मैप की तरह है। लेकिन क्या सिर्फ नियम बना लेना काफी है? कई बार ट्रेडर लक्ष्य पूरा होने के बाद भी रुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचें? ये एक आम समस्या है। लक्ष्य पूरा होने पर रुकना इसलिए जरूरी है क्योंकि या तो लालच हावी हो जाता है, अरे थोड़ा और कमा लेता हूं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, आज तो मेरा दिन है। यहीं पर डिसीजन फटीग का कॉन्सेप्ट आता है। हमारा दिमाग सुबह तरोताजा होता है, लेकिन लगातार स्ट्रेस भरे फैसले लेते लेते थक जाता है। लक्ष्य पूरा होने पर रुकने से आप इस मानसिक थकान से बचते हैं और जो कमाया है उसे सुरक्षित रखते हैं। ये अनुशासन का हिस्सा है। नियमों के अलावा खुद को एक ट्रेडर के तौर पर जानना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। क्या आप डे ट्रेडर हैं जो मिनटों में ट्रेड करते हैं, या स्विंग ट्रेडर जो कुछ दिनों के लिए पोजीशन रखते हैं, या पोजीशन ट्रेडर जो हफ्तों या महीनों तक होल्ड करते हैं? हर स्टाइल की अपनी चुनौतियां और ज़रूरतें हैं। क्या आपकी चुनी हुई शैली आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाती है? महमूद की कहानी याद कीजिए, जिसने शुरुआत में सोचा था कि वो 3 महीने में ट्रेडिंग से रोजाना की कमाई करने लगेगा। ये अवास्तविक था। बाद में उसे समझ आया कि नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। उसने अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब लाया। और ये सुझाव भी तो है कि एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश ना करें। हाँ, एक समय में एक ही स्ट्रैटेजी पर महारत हासिल करना ज्यादा कारगर होता है। किताब ट्रेड बुक्स बनाने की सलाह देती है। ये आपकी अपनी पर्सनल गाइड बुक है, जिसमें आपकी आजमाई हुई सफल रणनीति के सारे नियम लिखे हों। कब घुसना है, एंट्री सिग्नल, कब निकलना है, एग्जिट रूल, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, किन स्टॉक्स में ये रणनीति काम करती है, जैसे फ्लोट, वॉल्यूम, कीमत। किताब में 1 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB का एक उदाहरण भी दिया गया है। इससे आपकी ट्रेडिंग व्यवस्थित, दोहराने योग्य और कम भावनात्मक हो जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है। डॉक्टर ब्रिट स्टीनबार्जर, जो जाने माने ट्रेडिंग कोच हैं, कहते हैं आप अपने व्यापार में उतने ही अनुशासित हो सकते हैं जितने आप अपने जीवन में हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग का अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग डेस्क तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गहरी बात है। अगर आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो बहुत मुश्किल है कि आप ट्रेडिंग में अनुशासित रह पाएंगी। किताब यहाँ नाइकी के 5 वेलनेस पिलर्स का जिक्र करती है: मूवमेंट, माइंडफुलनेस, रिकवरी, न्यूट्रिशन और स्लीप, और बताती है कि ये सब बेहतरीन ट्रेडिंग प्रदर्शन के लिए भी जरूरी हैं। नींद की बात करें तो अक्सर ट्रेडर्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर नए लोग जो ज्यादा घंटे लगाकर जल्दी सीखना चाहते हैं। ये एक बड़ी गलती है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जो नींद पर रिसर्च करते हैं, बताते हैं कि लगातार 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने, याद रखने, फैसले लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए भी बेहद जरूरी है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर सकती है, जो ट्रेडिंग में घातक है। किताब ये भी चेतावनी देती है कि कैफीन देर तक असर करती है और अल्कोहल नींद की गुणवत्ता खराब करती है, भले ही आपको लगे कि आप सो गए हैं। और खाने पीने का क्या असर होता है? पोषण, न्यूट्रिशन भी उतना ही अहम है। डॉक्टर जोएल कहान, एक कार्डियोलॉजिस्ट, बताते हैं कि हमारा खाना सीधे हमारे दिल,
और दिमाग की सेहत पर असर डालता है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, चीनी और खराब फैट खाने से ब्रेन फॉग यानी दिमागी धुंध हो सकती है, जिससे फोकस करना और सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। किताब स्वस्थ खाने के लिए जी बोम्स जैसे सिद्धांतों का जिक्र करती है। मूल बात यह है कि पोषक तत्वों से भरपूर खाना आपके दिमाग को तेज रखता है। पर आदतें बदलना, खासकर खाने की आदतें, आसान नहीं होता। सही बात है, ये हमारी पहचान से जुड़ा होता है। प्रचास्का और डिस्क्लेमेंटे का स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि बदलाव एक प्रक्रिया है जिसके कई चरण होते हैं, जैसे पहले सोचना, फिर तैयारी करना, फिर अमल करना और फिर उसे बनाए रखना। किताब का सुझाव है कि एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय छोटे टिकाऊ कदम उठाना बेहतर है, जैसे शायद सिर्फ अपना नाश्ता सुधारना। छोटे कदम। हाँ, और हाँ, शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज को नहीं भूलना चाहिए। ये तनाव कम करता है और दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाता है। फेडरिको की कहानी देखिए। उसने ट्रेडिंग सीखने के साथ साथ अपनी पूरी जीवन शैली बदल डाली, वजन कम किया और पाया कि बेहतर सेहत ने उसे एक बेहतर, ज्यादा फोकस ट्रेडर बनने में मदद की। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना सीखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गहन चर्चा यही दिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और पैटर्न का खेल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा मनोविज्ञान का, भावनाओं पर काबू पाने का और अनुशासन का खेल है। एंड्रयू अजीज की किताब असली ट्रेडर्स की कहानियों से यही साबित करती है। अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, यथार्थवादी लक्ष्य बनाना, नियमों पर टिके रहना, गलतियों से सीखना, अपनी भी और दूसरों की भी, और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, ये सब मिलकर ही उस मानसिक किले को बनाते हैं जो ट्रेडिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है। ये सबक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदगी के हर मोर्चे पर काम आ सकते हैं। अनुशासन, आत्मजागरूकता, लचीलापन, ये सब हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। निश्चित रूप से ट्रेडिंग एक आईने की तरह है जो आपकी कमजोरियों और ताकतों को आपके सामने ला देता है। इसमें सफल होने के लिए आपको खुद पर काम करना ही पड़ता है। आज की इस बातचीत के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, जब आप पर दबाव होता है, खासकर जब आपका पैसा दांव पर लगा हो, तब आप अपनी भावनाओं को अपने तर्कसंगत फैसलों पर हावी होने से कैसे रोकते हैं? क्या आपके पास अपनी कोई तकनीक या नियम है? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ।